हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोगों को? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम राजेश वर्मा, एक बार फिर दोस्तों आप लोगों के साथ। आज का हमारा मुद्दा है जीएसटी में पेनाल्टी को लेके, जो कि पेनाल्टी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। जीएसटी में इतनी ज़्यादा पेनाल्टी लोगों पे लग रही है, इतना टैक्स तो लग ही लग रहा है, उसके अलावा पेनाल्टी इतना हैवी अमाउंट में उनके ऊपर चार्ज की जा रही है, अलग अलग धाराओं में जीएसटी की। तो उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसा कौन सा ब्रीच लोग कर देते हैं, यानी कि कानून का उल्लंघन कहाँ पे जाके लोग कर देते हैं कि उनके ऊपर पेनाल्टी का प्रोविज़न अप्लाई हो जाता है और उनको बहुत ज़्यादा पेनाल्टी का अमाउंट सफ़र करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम टैक्स तो जो देना है वो तो है ही है, उसके अलावा उनको इतना बेचारों को करना पड़ जाता है कि यहाँ तक कि लोगों को लोन लेना पड़ जाता है जीएसटी का टैक्स और पेनाल्टी इंटरेस्ट वगैरह जमा करने के लिए। तो उसी सिलसिले में हम वन बाय वन करके हम बात करेंगे कि कहाँ पे जाके ऐसा कौन सा ब्रीच या कौन सा कानून का उल्लंघन आपसे हो जाता है जिसकी वजह से आपके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज हो जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं, जीएसटी का ये जो इशू है ये बड़ा ही सेंसिटिव और कंसीडरेबल मैटर है, जिस पे आपको बड़ी शिद्दत के साथ इसको समझ के अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाहिए, ताकि आप अपने फाइनेंशियल बर्डन से मुक्त हो सके, यानी कि एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन जो आपके ऊपर है वो इम्पोज ना हो। तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे हम बात करेंगे जीएसटी में सेक्शन 126 को लेके। सेक्शन 126 ये कहता है कि भाई जीएसटी डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर आपके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज नहीं कर सकता है 3 सिचुएशन में। अगर 3 सिचुएशन वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं तो वहाँ पे कोई भी पेनाल्टी आपके ऊपर इम्पोज नहीं होगी। पहला तो ये है कि पहला अगर ब्रीच होता है जिसे हम कहते हैं माइनर ब्रीच ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ का माइनर ब्रीच आपने किया, यानी कि माइनर ब्रीच आपने कर दिया है, कानून का उल्लंघन बहुत माइनर किया हुआ है। अब यहाँ पे सवाल ये है, माइनर का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, माइनर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी आपकी 5,000 रुपये से कम है, यानी कि टैक्स लाइबिलिटी लेस देन 5,000, तो उसे माइनर ब्रीच में उसे कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे ब्रीच अगर 5,000 रुपये से कम की है तो आपके ऊपर कोई भी पेनाल्टी इम्पोज नहीं करेगा जीएसटी ऑफिसर। ये वेल सेटल्ड इन लॉ है, इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 126 ये प्रोवाइड करता है। दूसरी कौन सी सिचुएशन है जहां पे आपको पेनाल्टी आपके ऊपर इम्पोज नहीं होगी? तो दूसरी सिचुएशन यहाँ पे है दोस्तों। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दूसरी पोजीशन जो दूसरा पॉइंट है वो है कि जहाँ पे प्रोसीजरल इशू आ जाते हैं, यानी कि लॉ में प्रोसीजरल इशू आ जाते हैं, यानी कि कोई भी एक्टिविटी ऐसी बिजनेस में होती है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है या लॉ में उसे प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो ऐसे केस में भी आपके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज कोई भी ऑफिसर नहीं करेगा। ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे अगर हम बात करें तो जहाँ पे एनी ओमिशन और मिस्टेक आपसे हो जाती है, कोई गलती हो जाती है या कोई चीज़ छूट जाती है जो इजिली रेक्टिफेबल है। ठीक है, तो 3 बातें यहाँ पे हैं कि जिसको हम इजिली रेक्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि उसका समाधान संशोधन हो सकता है, उन गलतियों को रेक्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो 3 बातें यहाँ पे हैं जो सेक्शन 126 प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे आपके ऊपर कोई भी ऑफिसर मीन्स नो ऑफिसर मीन्स नो ऑफिसर शैल इम्पोज एनी अमाउंट ऑफ पेनाल्टी इन 3 केसेस। पहला केस है जहाँ पे माइनर ब्रीच आपने कर दिया है, कानून का उल्लंघन तो किया लेकिन माइनर किया। माइनर का मतलब यहाँ पे समझाया गया है कि जहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी या जीएसटी की लाइबिलिटी आपकी 5,000 रुपये से कम होती है। ठीक है, तो वहाँ पे पेनाल्टी इम्पोज नहीं होगी आपके ऊपर। दूसरी सिचुएशन यहाँ पे कौन सी है बताओ जरा? दूसरी सिचुएशन हमने बता रखा है, इसको बड़े केयरफुली, बहुत केयरफुली इसको समझने की ज़रूरत है आपको। दूसरा सिचुएशन है कि यहाँ पे जहाँ पे लॉ में प्रोसीजरल इशू आ जाता है, यानी कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रही वो चीज़ें, वहाँ पे जो है आपके ऊपर ऑफिसर पेनाल्टी इम्पोज नहीं करेगा। तीसरी पॉइंट यहाँ पे जो है वो है कोई ओमिशन हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है आपसे जो इजीली रेक्टिफेबल है, यानी कि आसानी से जिसका
संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो इन 3 केसेस में जीएसटी ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर, चाहे लोअर ग्रेड का, लोअर रैंक का ऑफिसर हो, ग्रेड मैंने गलत बोला, लोअर रैंक का ऑफिसर हो या हाई रैंक का ऑफिसर हो, अगर ये 3 बातें आपके ब्रीच में एग्जिस्ट करती हैं, आपकी सिचुएशन में एग्जिस्ट करती हैं, तो आपके ऊपर कोई भी पेनाल्टी इम्पोज नहीं की जाएगी। तो गाइज उम्मीद करता हूँ 126 में क्या प्रावधान किए गए हैं जीएसटी लॉ में, ये आपको बहुत क्लियर समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो बात हमने की कि पेनाल्टी कब नहीं लगेगी आपके ऊपर। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं पेनाल्टी कब कब लगेगी आपके ऊपर। उसके ऊपर हम सिलसिलेवार तरीके से 1 बाय 1 करके हम चर्चा करेंगे। जहाँ पे जाके आप मिस्टेक कर देते हैं या जहाँ पे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होती है, जहाँ पे लैक ऑफ कंसल्टेंसी होती है, लोग अवेयर नहीं होते इन चीज़ों से, तो उन चीज़ों पे हम 1 बाय 1 करके यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहली पेनाल्टी जो इम्पोज होने वाली सिचुएशन क्रिएट होती है उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली पेनाल्टी जो इम्पोजिशन पे हम बात कर रहे हैं, सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 पे हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे 13 ब्रीच होते हैं, यानी कि 13 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। इन 13 पॉइंट में से कोई भी अगर उल्लंघन आप कर देते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज हो जाएगी। अब सवाल ये है कि पेनाल्टी कितनी लगेगी, अब उसी पे हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। पहले उन 13 पॉइंट पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं, तब उसके बाद हम बताएंगे इन 13 पॉइंट में से अगर आपने कानून का उल्लंघन किया तो आपके ऊपर कितना पेनाल्टी गवर्नमेंट यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट आपके ऊपर इम्पोज करेगी। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे है कि पहला जो उल्लंघन होता है, ध्यान से समझिएगा, पहला उल्लंघन जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे पहला उल्लंघन ये है कि आपने गुड्स की सप्लाई की विदाउट इनवाइस। बात को समझिए, आपने गुड्स को सप्लाई कर दिया लेकिन उसका इनवाइस इशू नहीं किया, या बिना इनवाइस के आपने माल भेज दिया, या आपने गुड्स की सप्लाई नहीं की लेकिन इनवाइस आपने इशू कर दिया। ठीक है, यहां 2 बातें आ गई। तीसरा ये है, मान लीजिए कोई गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो किसी कन्वेंस के थ्रू और विदाउट कवर ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके पास प्रॉपर इनवाइस नहीं है, ई इनवाइसिंग नहीं है, ई वे बिल नहीं है। ठीक है, प्रॉपर कवर ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ अगर आपने नहीं ट्रांसपोर्ट किया गुड्स, तो यहाँ पे आपके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत क्लियर समझिएगा क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है, यानी कि यहाँ पे जो मैं बताऊंगा वो बड़ा लंबा है, इसलिए बार बार रिवाइज नहीं कर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि आपने कस्टमर से टैक्स तो कलेक्ट किया, लेकिन जिस मंथ में कलेक्ट किया उस मंथ की ड्यू डेट से 3 महीने तक वो टैक्स गवर्नमेंट को आपने जमा नहीं किया। बहुत केयरफुल समझिए, हालांकि ये सबसेक्शन अभी जो है जीएसटी डिपार्टमेंट अप्लाई नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि टैक्स कलेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन कई महीनों तक जमा नहीं करते। 3 महीने तो छोड़ो, 13 महीने तक वो जमा नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे केस में भी उनके ऊपर पेनाल्टी ऑफिसर इम्पोज कर सकता है, भले ही बाद में आपने उसको पेमेंट कर दिया हो, लेकिन फिर भी ये पेनाल्टी इम्पोज हो सकती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमने तो टैक्स कलेक्ट किया था लेकिन 4थे महीने में हमने जमा कर दिया था, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि अगर 3 महीने के अंदर आपने जमा नहीं किया तो आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी। अब पेनाल्टी कितनी लग जाएगी उसके ऊपर अभी हम बाद में बताएंगे। ठीक है, अगला है कि मान लीजिए आप रजिस्टर हैं टैक्स डिडक्टर या टैक्स कलेक्टर के रूप में। ठीक है, अगर आप टैक्स डिडक्टर के रूप में हैं तो आप फेल कर जाते हैं टैक्स डिडक्शन करने के लिए, जहां पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह की अगर बात करें वो लोग टीडीएस डिडक्ट करते हैं जीएसटी में। ठीक है, टीसीएस अगर कलेक्ट करना आप फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी पेनाल्टी 122 सबसेक्शन 1 की आपके ऊपर इम्पोज हो जाएगी। टीसीएस जहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात होती है टैक्स कलेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बातें हो चुकी जिनके ब्रीच पर आपके ऊपर पेनाल्टी 122 में इम्पोज हो जाएगी। अब तीसरा अमाउंट यहाँ पे है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि आप गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है,
आप इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन गलत तरीके से लेते हैं। ठीक, अब अगला पॉइंट जो यहाँ पे है, आप गलत तरीके से रिफंड करा लेते हैं जीएसटी का। वैसे हर केस में जीएसटी का रिफंड अलाउ नहीं है, केवल 2 केसेस में ही जीएसटी का रिफंड अलाउ होता है। एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में, जहां पे इनपुट पे टैक्स रेट ज़्यादा है लेकिन आउटपुट यानी कि सेल पे टैक्स कम है, ठीक है, वहां पे। और दूसरा जीरो रेटेड सप्लाई या एक्सपोर्ट के केस में। अब इन्हीं 2 केसेस में अगर आपने गलत तरीके से रिफंड क्लेम कर लिया तो आपके ऊपर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 की पेनल्टी इंपोज हो जाएगी। आगे बात करते हैं हम कि आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को फाल्सिफाई करते हो, मैनिपुलेट करते हो, ऑल्टर करते हो, ठीक है। जो भी रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं, अकाउंटिंग सिस्टम जो भी आपने अपने बिजनेस में बनाया हुआ है, उसमें आप क्या करते हैं, कोई ऑल्ट्रेशन करते हैं, कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, जो प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू है, यानी कि जो गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए नुकसानदायक है, ऐसा कुछ आप मैनिपुलेशन उसमें करते हैं तो आपके ऊपर यहाँ पेनल्टी 122 सबसेक्शन 1 में इंपोज हो जाएगी। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हैं, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन लेने में फेल हो जाते हैं विद इन टाइम, ठीक है। वैसे टाइम दिया गया है कि जब आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हों तो उसके 30 डेज के अंदर आपको एप्लीकेशन कर देना चाहिए। अब सवाल ये है कि कब कोई लायबल हो जाता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो दोस्तों उसके लिए टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट बताई गई है 20 लाख, 10 लाख और 40 लाख की, एज द केस में भी जो जिसके ऊपर अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में भी आप फेल हो जाते हैं तो भी 122(1) की पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज हो जाएगी। अगला है, आप किसी ऑफिसर को ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं या आप प्रिवेंट करते हैं उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। किसी ऑफिसर को आप जो है रोकते हैं, उसकी प्रक्रिया, उसका जो काम है उसको करने से आप रोकते हैं, उसके कार्य में दखलंदाजी करते हैं, तो ऐसे केस में भी वो बिना पूछे आपके ऊपर पेनल्टी 122 की इंपोज कर सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, डिपार्टमेंट ने कोई डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड्स मांगे आपसे, आप उस डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स को डिपार्टमेंट के पास प्रेजेंट करने में फेल हो जाते हैं तो भी आपके ऊपर पेनल्टी यहाँ पे इंपोज कर सकता है ऑफिसर। कर सकता है का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि वो करे, लेकिन अगर वो इंपोज पेनल्टी करता है, यानी कि पेनल्टी आपके ऊपर लगाता है, तो उसे आप भैया रोक नहीं सकते, किसी कीमत पे नहीं रोक सकते, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है आपके पास कि भाई हमारे ऊपर पेनल्टी मत लगाइए। हाँ, एक बार प्रे आप जरूर कर सकते हैं कि मेरे को पेनल्टी से माफ़ कर दीजिए, एग्जेम्प्ट कर दीजिए। वो डिस्क्रेशन ऑफ द ऑफिसर है कि वो आपकी पेनल्टी को जो है वेव करता है कि नहीं करता। वैसे एक बात मैं बता दूं, कोई भी पेनल्टी हो, इसे पेनल्टी को वेव करने की जो पावर है, यानी कि माफ़ करने की जो पावर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ऑफिसर के पास पेनल्टी माफ़ करने की कोई पावर नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिए। इसीलिए कोई भी ऑफिसर जब पेनल्टी इंपोज करता है तो कई सारी सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गलत पेनल्टी इंपोज हो जाए, ठीक है। तो ये बात हो गई। अगला पॉइंट है कि जहाँ पे आप अपना गुड्स या मटेरियल जो है स्टोर करते हैं, ठीक है, बात ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपने किसी प्लेस पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया है जीएसटी का, ठीक है, वहाँ पे अपना मटेरियल और गुड्स ना रख के किसी अदर प्लेस पे रखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मनाही नहीं है, आप रख सकते हैं, किसी गोडाउन में रख सकते हैं, कहीं भी स्टोर रूम में रख सकते हैं अपने मटेरियल को। लेकिन जहाँ भी आप अपना स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं उसको अपने रजिस्ट्रेशन में जीएसटी पोर्टल पे एज ए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अगर आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने में फेल हो जाते हैं तो दोस्तों वहां पे भी आपके ऊपर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 की पेनल्टी इंपोज होने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अगला है, जहां पे आप टेम्परिंग करते हैं किसी एविडेंस का, डॉक्यूमेंट का, या उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। टेम्परिंग करना का मतलब उसमें ऑल्ट्रेशन करना, किसी तरीके की फेरबदल करना या उसे नष्ट कर देना। किसी भी तरीके की इस तरीके की एक्टिविटी अगर आप करते हैं या उसे आप डिस्पोज कर देते हैं, जला देते हैं, जल के राख हो जाती है वो डॉक्यूमेंट्स,
और ये चीज अगर पकड़ में आती है तो यू कैन नॉट बी डिप्राइव ऑफ फ्रॉम द पेनल्टी अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 122 सबसेक्शन 1। आपको कोई नहीं बचा सकता यहाँ पे पेनल्टी लगने से। हालांकि ये एक तरीके का जो है मैलाफाइड इंटेंशन है, यहाँ पे दिख रहा है सीधा सीधा मैलाफाइड इंटेंशन, जितने मैं बता रहा हूँ सारे मैलाफाइड इंटेंशन है, ठीक है। अगला है कि मैं पहले ही बता चुका हूं, जहां पे कोई गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसी ट्रांसपोर्टर के माध्यम से, किसी कन्वेंस के माध्यम से, विदाउट कवर ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन तो हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन तो हो रहा है, उसका माल लद के जा रहा है गाड़ी से, लेकिन उसका प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं है। तो ऐसे केस में ये सारी बातें जो हमने बताई यहां पे अगर आप फॉल कर जाते हैं देन यू विल बी चार्ज्ड फॉर पेनल्टी अंडर द प्रोविजन अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1। अब सवाल यहाँ पे ये है कि भाई ये जो इतनी कथा बताई गई कि ऐसा कर दूंगा तब भी पेनल्टी लगेगी, वैसा कर दूंगा तब भी पेनल्टी लगेगी, ये कर देता हूं तो पेनल्टी लगेगी, तो आखिर पेनल्टी लगेगी कितनी, आइए उस पर बात करते हैं ना। तो ये जितनी भी कथा हमने बताई है अभी आपको, जितनी भी बातें बताई, इसमें पेनल्टी आपके ऊपर कितनी लगेगी, पेनल्टी लगेगी हायर ऑफ 2। यहाँ पे ध्यान रखना, दो बातें होंगी, उनमें से जो हाई अमाउंट होगा वही पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज की जाएगी। पहला यहां पे बोला गया 10,000 रुपए, क्लियर, पहला यहां पे बोला गया 10,000 रुपए, और दूसरा है जितना टैक्स आपने इवेड किया है, जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने रॉन्ग अवेल किया हुआ, यूटिलाइज किया हुआ है, या जितना आपने रॉन्गली जीएसटी का रिफंड लिया हुआ है, इनमें से जो हाई होगा यानी कि 10,000 या टैक्स इवेजन, जितने की टैक्स आपने चोरी की है, ठीक है। अब चाहे वो रिफंड के माध्यम से चोरी की, चाहे आपने जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेके उसकी चोरी की, या आपने टैक्स ही नहीं जमा किया, ठीक है, किसी भी तरीके की चोरी हो सकती है यहाँ पे टैक्स पे। तो 10,000 और टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा होगा वही पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज कर दी जाएगी। तो दोस्तों मेरे विचार से ये बात क्लियर होगी कि भैया ऐसी सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 की पेनाल्टी किन किन सिचुएशन में इंपोज हो सकती है। तो मेरे विचार से इसको समझने में आपको कोई तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो आइए अब आगे मूव करेंगे हम लोग अगले पेनाल्टी के ऊपर कि अगली पेनाल्टी कौन सी लगती है। क्या यहीं पे पेनाल्टी की कहानी खत्म हो जाती है? जी नहीं, अभी पेनाल्टी की कहानी खत्म नहीं होती, ये आगे भी अभी चलेगा। तो आइए जरा मूव करते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे पेनाल्टी के ऊपर और पहली पेनाल्टी हमने डिस्कस की सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 की। अब हम पेनाल्टी डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 122 सबसेक्शन 1A की, ठीक है। अब 122 1A की पेनाल्टी कब आपके ऊपर इंपोज होगी उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी तक जो है सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 में हम लोगों ने क्या देखा था, 13 ऐसे ब्रीच थे जहां पे आपको पेनाल्टी लग जाती, यानी कि आपने कानून का उल्लंघन किया, भले ही उसका फायदा आपने अपने पास काफी समय तक ना रखा हो, ठीक है, उसका फायदा बहुत समय तक ना लिया हो या नहीं लिया हो, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा पाया गया तो 122 1 की पेनाल्टी आपके ऊपर लग जाती है। लेकिन यहाँ 122 सबसेक्शन 1A की पेनाल्टी थोड़ी सी डिफर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है, तो 122 1A की पेनाल्टी यहाँ पे तब आपके ऊपर लगेगी जब आप कोई भी टैक्स इवेड करते हो, किसी तरीके की गलत इनवाइस इशू करते हो, कोई भी गुड्स जो है रॉन्गली ट्रांसपोर्ट करते हो विदाउट कवर ऑफ डॉक्यूमेंट, उसका एडवांटेज आप अपने पास रखते हो, ठीक है, उसका एडवांटेज आप अपने पास रखते हो, उसका बेनिफिट रिटेन करते हो अपने पास। तो ऐसे केस में जो है सेक्शन 122 सबसेक्शन 1A की पेनाल्टी लग जाएगी। तो यहाँ पे पहली बात ये है कि आपने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की लेकिन इनवाइस नहीं इशू किया, ठीक है, या आपने इनकरेक्ट या फॉल्स इनवाइस इशू किया और उसका जो फायदा हुआ उसको आपने अपने पास रिटेन किया, ठीक। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि आपने जो है इशू एनी इनवाइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ, यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज दोनों को बिना सप्लाई किए ही इनवाइस आपने इशू कर दिया, ठीक है। तो ये बात आ जाती है। आगे बोला गया है कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली
अवेल कर लिया और यूटिलाइज कर लिया उसका, ठीक है, तो ऐसे केस में आपके ऊपर 122(1)(a) की पेनाल्टी इंपोज हो जाएगी। अभी पेनाल्टी कितनी लगेगी इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। अगला है कि एक जीएसटी में होते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जिनको जो है इनपुट्स वो कलेक्ट करते हैं और अपने डिफरेंट ब्रांच को इनपुट सर्विस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेक्शन 20 में ये बात बताई गई है। तो वहाँ पे अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर गलत तरीके से इनपुट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, यानी कि आईटीसी का गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन अपने ब्रांचेस को कर देता है, तो वहाँ पे भी पेनाल्टी 122(1)(a) की इम्पोज हो जाएगी। अब यहाँ पे सवाल ये है कि भाई बता तो दिया, ठीक है, ऐसा ऐसा कर दिया तो पेनाल्टी लग जाएगी। हाउ मच पेनाल्टी कैन बी इम्पोज्ड? तो दोस्तों यहाँ पे पेनाल्टी है एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द टैक्स इवेडेड या रॉन्गली इनपुट टैक्स क्रेडिट टेकन। तो यहाँ पे बात ये है कि जितना अमाउंट ऑफ टैक्स आपने इवेड किया, इवेड की मैं बात कर रहा हूँ, इवेड का मतलब चोरी, जितनी टैक्स की आपने चोरी की उसके इक्विवेलेंट आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो जाएगी। मेरे विचार से ये बात आपको क्लियर होगी एकदम, ठीक। तो आइए जरा अब यहाँ पे बात करते हैं अगली पेनाल्टी कौन सी इंपोज हो सकती है आपके ऊपर। तो दोस्तों वैसे तो पेनाल्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा लंबा है, पेनाल्टी का कॉन्सेप्ट बड़ा लंबा है, इसको बहुत डिटेल में हम नहीं चल सकते क्योंकि दैट विल टेक सो मच टाइम। इसको हम ब्रीफ में ही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे विचार से वीडियो देख के आपको इतना तो फिलहाल जानकारी हो जाएगी, अच्छा ऐसे ऐसे केसेस में पेनाल्टी इंपोज होती है, ठीक है। तो आइए जरा नेक्स्ट पेनाल्टी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो गाइज अब अगले पेनाल्टी पे हम यहाँ बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाला यहाँ पे हम रिकॉर्ड तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू हम देने की कोशिश आपको कर रहे हैं। इस वीडियो को अगर आपने क्लियरली हाई स्पीड पे करके सुन लिया तो आप कुछ हद तक जो है अपने ऊपर लगने वाली पेनाल्टी को आप जो है स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगली पेनाल्टी जो है जिस पे डिस्कस करेंगे सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 की है, ठीक है। तो यहाँ तीसरे पेनाल्टी की बात चल रही है। पहला हमने बात किया 122 सबसेक्शन 1 की, अगला बात किया हमने 122 सबसेक्शन 1A की, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 की। तो यहाँ पे जो पेनाल्टी इंपोज होती है वो 3-4 मैनर में अगर आपने गलत तरीके से प्रैक्टिस की है तो वहाँ पे आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो जाएगी। और पेनाल्टी कितनी लगेगी ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम कमिट, आप ऐसा क्या कॉन्ट्रावेंशन कर देते हैं लॉ का ऐसा कौन सा उल्लंघन कर देते हैं, तब 122 की पेनाल्टी आपके ऊपर इंपोज होगी। पहला आपके ऊपर बताया गया कि जहाँ पे कोई गुड्स या सर्विस आपने सप्लाई की, उसका टैक्स आपने पेमेंट नहीं किया गवर्नमेंट को, या शॉर्ट पेमेंट किया गवर्नमेंट को, या गलत तरीके से गवर्नमेंट से आपने जीएसटी का रिफंड ले लिया, या आपने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अवेल किया और उसका आउटपुट के अगेंस्ट में यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बातें निकल के आती हैं। टैक्स नॉट पेड, टैक्स शॉर्ट पेड, गलत तरीके से रिफंड लिया, एरोनेसली रिफंड लिया, और इनपुट टैक्स क्रेडिट का रॉन्गली यूटिलाइजेशन किया। तो ये 4 बातें अगर यहाँ पे फॉल कर जाती हैं तो आपके ऊपर मतलब कि अब क्या होने वाला है, 122 सबसेक्शन 2 की पेनाल्टी की नोटिस आपके ऊपर आ सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे पेनाल्टी कितनी लगेगी, तो अब ये जो 4 बातें हमने बताई हैं ये 2 तरीके से हो सकती हैं। एक तो पहला तरीका हो सकता है अदर देन द रीजन ऑफ फ्रॉड। कहने का मतलब ऐसा तो हो गया, चारों में से ये चीज़ें हो तो गई, लेकिन मेरा यहाँ फ्रॉड करने का कोई रीजन नहीं था, अनइंटेंशनल ये हो गया, इंटेंशनल मैंने काम नहीं किया। क्योंकि अगर इंटेंशनली गलती की जाती हैं तो उसे गलती नहीं, उसे गुनाह बोला जाता है, ठीक है। अगर अनइंटेंशनल हो जाता है दोस्तों तो वहाँ पे जो है उसे गलती ही रहने दिया जाता है और उसकी गलती की हमेशा माफ़ी होती है, लेकिन गुनाहों की माफ़ी नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिए। तो दोस्तों अगर अदर देन द रीजन ऑफ फ्रॉड है तो आपके ऊपर पेनाल्टी कितनी लगेगी। पहला है 10,000 और 10% ऑफ टैक्स ड्यू फ्रॉम द पर्सन, यानी कि 10,000 या टैक्स का 10% विच एवर इज हाइयर। यहाँ पे दोनों में से
जो हायर होगा वही पेनाल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी। किस किस सिचुएशन में? जहां पे आपका इंटेंशन फ्रॉड का नहीं था, ठीक है। 4 एक्टिविटी में से कोई एक एक्टिविटी या चारों आपने कर तो लिया, लेकिन उसके पीछे मेरी मंशा नहीं थी, मेरा फ्रॉड नहीं था। आपके एक्टिविटी में वो चीजें डिस्प्ले होनी चाहिए, वो चीजें दिखनी चाहिए, वो चीजें दिखनी चाहिए कि आपने फ्रॉड का इंटेंशन नहीं था, बिल्कुल भी फ्रॉड का इंटेंशन आपका नहीं था, ठीक है। लेकिन अब वहीं पे अगला पॉइंट ये आ जाता है, फॉर द रीजन ऑफ फ्रॉड, मतलब आपका इंटेंशन ही फ्रॉड करने का था, गोलमाल करने का आपका इंटेंशन था, ठीक है। क्योंकि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, डॉक्यूमेंटेशन, ऑफिसर्स जब इस पे रिसर्च करते हैं तो वहां पे पता चल जाता है कि आपका इंटेंशन था या आपका इंटेंशन नहीं था, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं, अगर आप इंटेंशनली इन चारों में से कोई एक एक्टिविटी कर देते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी कितनी इंपोज होगी। तो दोस्तों यहां पे भी है ₹10,000 और 100% ऑफ टैक्स ड्यू फ्रॉम द पर्सन। बात को यहां पे समझिए, 10,000 या टैक्स जितना ड्यू था उसका 100%, विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो हाई अमाउंट होगा वही पेनाल्टी आपके ऊपर इंपोज की जाएगी। तो यहां पे अंतर क्या रहा, दोनों में अंतर क्या रहा? अंतर दोस्तों यही रहा कि अगर अदर देन द रीजन ऑफ फ्रॉड है, यानी कि आपका फ्रॉड करने का कोई इंटेंशन नहीं था, तो ऐसे केस में 10,000 या 10% ऑफ टैक्स, ठीक है, विच एवर इज हाइयर पेनाल्टी लगेगी। लेकिन अगर आपका इंटेंशन होता है तो 10,000 और 100% ऑफ टैक्स ड्यू, 10% तो पहले वाले में था, ठीक है, 100% ऑफ टैक्स ड्यू फ्रॉम द पर्सन विच एवर इज हायर, यहां पे उतना पेनाल्टी इंपोज हो जाएगी। अब ये मत समझना कि अगर पेनाल्टी लग गई तो टैक्स से तो हम बच गए, नहीं, टैक्स से कहां बच गए। अगर आपके ऊपर टैक्स ऐसा काम करके आप पेनाल्टी को अट्रैक्ट कर देते हैं अपनी तरफ, तो टैक्स भी जमा करना है, पेनाल्टी भी जमा करनी है और इंटरेस्ट भी जमा करना है, यानी कि जहां 10 रुपए में काम होना था अब वो 100 रुपए में काम होगा, ठीक है। ये वाली बात यहां पे आ जाती है। तो मेरे विचार से फ्रेंड्स, ये पेनाल्टी जो है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो कभी भी गलत तरीके से आप इंटेंशनली कोई काम मत करिए कि जहाँ पे आपने टैक्स तो कलेक्ट किया अपने कस्टमर से, गवर्नमेंट को नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरोनसली रिफंड कर लिया, आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज कर लिया आपने। तो इन चारों में से कोई भी घटना आप मत घटाइए, आप तरीके से काम करिए, आप लोगों से कंसल्ट करिए, प्रोफेशनल से कंसल्ट करिए, उसके बेसिस पर काम करिए। बिकॉज जीएसटी ट्रैप जो है बड़ा लंबा है, ये एक तरीके का नेट है, एक जाल है, जिसके ट्रैप में अगर आप गए तो छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए लोन भी लेना पड़ता है चुकाने के लिए, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा जरा। तो गाइज अब यहाँ पे हम 122 सेक्शन 2 की पेनाल्टी को एंड अप करते हैं और आगे आने वाली पेनाल्टी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेनाल्टी के ऊपर, जो कि सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 की पेनाल्टी, ठीक है। तो सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 की पेनाल्टी कब इंपोज की जाती है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और बड़ी गहनता के साथ चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ इसको बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनिए, मज़ा आएगा। मज़ा के साथ साथ अगर इसका कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो सज़ा भी आएगा, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस चलती हैं, मज़ा और सज़ा दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो 122 सबसेक्शन 3 की पेनाल्टी इंपोज होती है वो इंपोज होती है एनी पर्सन अदर दैन टैक्सेबल पर्सन, यानी कि टैक्सेबल पर्सन को छोड़ के किसी दूसरे पर्सन पे, ठीक है, ये जो पेनाल्टी है ये इंपोज होती है उसके ऊपर 122 सबसेक्शन 3 की, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि मान लीजिए मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ, आप एनी अदर पर्सन हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर पेनाल्टी की बात की जा रही एनी अदर पर्सन के ऊपर। अब आप ये मत समझना कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है ना उन्हीं के ऊपर पेनाल्टी लगती है, ऐसा नहीं है। अगर मान लो आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपको टैक्स की चोरी करने में मैं हेल्प करता हूं किसी भी तरीके से, ठीक है, कानून का उल्लंघन करने के लिए मैं आपको उकसाता हूं, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है मैं भी गुनाहगार हूं और मेरे ऊपर भी पेनाल्टी उसकी इंपोज की जाएगी, इवन दो आई एम नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट। भले ही मैं जीएसटी लॉ के तहत रजिस्टर्ड नहीं हूं, फिर भी मेरे ऊपर पेनाल्टी इंपोज करेगा डिपार्टमेंट। तो आइए जरा देखते हैं किन किन बातों को लेके यहाँ पे किया गया है कि एनी अदर पर्सन के ऊपर अदर देन टैक्सेबल पर्सन उसके ऊपर पेनाल्टी इंपोज की जाएगी।
तो पहली चीज ये है, एनी अदर पर्सन अगर क्या करता है, अवेट्स करता है, अवेट्स टू डू एनी ऑफेंस, यानी कि आपको कोई ऑफेंस करने के लिए, यानी कि जीएसटी लॉ में कानून का उल्लंघन करने के लिए वो आपको क्या करता है, उकसाता है। ठीक है, उकसाता है, मैं मतलब उकसाता हूं आपको कि ऐसा करो, तो आपको ऐसे केस में मेरे ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पे है, आप कोई गुड्स या सर्विस रिसीव करते हो या डील करते हो ये जानते हुए कि यार ये सही तो नहीं है, ये करना सही तो नहीं है, आपका हृदय ये गवाही दे रहा है, आपका दिल ये गवाही दे रहा है कि ये करना सही तो नहीं है, फिर भी मैं डील कर रहा हूँ या रिसीव कर रहा हूँ ऐसे गुड्स या सर्विसेज को, तो ऐसे केस में भी पेनाल्टी आपके ऊपर इम्पोज हो सकती है। इसलिए किसी को इस तरीके की राय मशवरा भी मत दीजिए कि ऐसा कर लो तो बचा लोगे, वैसा कर लो तो बचा लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा भी मत करिए। कुल मिला जुला के जो लिजिट है, जो लिजिटिमेट टैक्स गवर्नमेंट को जाने चाहिए वो आपको देना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे है सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 की जो पेनाल्टी इंपोज होती है फ्रेंड्स, वो होती है कि डिपार्टमेंट ने मेरे ऊपर यानी कि एनी अदर पर्सन अदर देन टैक्सेबल पर्सन के ऊपर एक सम्मन जारी किया। ठीक है, उस सम्मन का रिप्लाई देने या उस सम्मन के अगेंस्ट में वो अपीयर नहीं हुआ ऑफिसर के पास, तो उसके ऊपर भी पेनाल्टी लगाई जाएगी। यानी कि डिपार्टमेंट ने उसे बुलाया कि भाई आओ तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, लेकिन आप नहीं जाते हो, तो ऐसे केस में वो पेनाल्टी आपके ऊपर इम्पोज कर देगा 122 सबसेक्शन 3 की। ठीक है, और अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये आता है कि भाई ये सारे कर्मकांड तो हो गए, अब पेनाल्टी इसमें कितनी इंपोज की जाएगी। ठीक है, तो इतना कर्मकांड करने के बाद जो पेनाल्टी इंपोज होगी ना, वो विच मे बी एक्सटेंडेड टू 25,000, मतलब 25,000 रुपए तक की पेनाल्टी लग सकती है। ठीक है, अच्छा क्या इससे कम भी पेनाल्टी लग सकती है? हाँ जी हाँ, इससे कम भी पेनाल्टी लग सकती है, 25,000 से कम भी पेनाल्टी आपके ऊपर लग सकती है, लेकिन 25,000 रुपए तक वो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे एक बात ये भी आप क्लियर कर दीजिए कि 25,000 कब लगेगी और 25,000 से कम वाली कब लगेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है डिस्क्रिशन ऑफ द ऑफिसर। वो ऑफेंस को क्रिटिकल एनालाइज करने के बाद उसका अपना विवेक का इस्तेमाल करके पेनाल्टी इंपोज करेगा, चाहे 25,000 कर देगा या उससे कम कर देगा, वो अपने विवेक का इस्तेमाल यहाँ पे करेगा। यहाँ पे कोई स्लैब नहीं बताया गया कि आपने ऐसा कर दिया तो 5,000, ऐसा कर दिया तो 10,000, ऐसा कर दिया तो 25,000, ऐसा कोई स्लैब नहीं है। वो ऑफिसर के डिस्क्रिशन पे है, उसके असेसमेंट के ऊपर है। ठीक है, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके जो उसको उचित लगेगा उतनी पेनाल्टी आपके ऊपर इंपोज कर देगा। मेरे विचार से ये बात आपको क्लियर होगी। अच्छा, अब यहीं पे लगे हाथों एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, पेनाल्टी सेक्शन 123 की। ठीक है, पेनाल्टी सेक्शन 123 की क्या होती है? जहां पे भैया फेल हो जाते हैं टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन और रिटर्न, यानी कि कोई GSTR 1 आप फाइल करने में फेल हो जाते हो, GSTR 3 भी फाइल करने में फेल हो जाते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन या रिटर्न अगर फाइल करने में आप फेल हो जाते हो, तो ऐसे केस में जो पेनाल्टी का इम्पोजिशन है वो 100 फॉर एवरी डे फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच सच फेल्योर कंटिन्यूज, यानी कि जितने दिन तक ये फेल्योर कंटिन्यू होती है, यानी कि जितने दिन तक आप ये डिफ़ॉल्ट करते हो, रिटर्न नहीं फाइल करते हो, उस दिन उतने दिन तक का 100 रुपीज़ पर डे और ₹5,000 मैक्सिमम तक आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है। क्या ये पेनाल्टी 10,000 भी जा सकती है? नहीं जी नहीं, ये पेनाल्टी मैक्सिमम 5,000 तक आपके ऊपर लग सकती है। ठीक है, तो ये है सेक्शन 123 की पेनाल्टी, जहां पे आप फेल हो जाते हैं टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन और रिटर्न टू द डिपार्टमेंट। मेरे विचार से फ्रेंड्स ये बात क्लियर होगी। अगर कोई किसी भी पेनाल्टी में आपको डाउट होती है, क्योंकि बहुत डिटेल यहाँ पे नहीं चल सकते हैं, कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका मैं रिप्लाई करूँगा, आपको बताऊँगा कि पेनाल्टी इस सिचुएशन में कितनी बन सकती है, या कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं वहाँ कन्फ्यूजन कुछ आ रही है, क्या ऐसा कर देता हूँ तो क्या पेनाल्टी लग जाएगी, तो ऐसी भी क्वेरी आप डाल सकते हैं, उसका भी रिप्लाई मैं करूँगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सेक्शन 124 की पेनाल्टी। ठीक है, ये पेनाल्टी छोटी छोटी हैं, लेकिन आगे अभी कुछ और पेनाल्टीज दी गई हैं। तो 124 की जो पेनाल्टी है दोस्तों वो क्या है? फाइन फॉर फेल्योर टू फर्निश स्टैटिस्टिक्स, यानी कि टाइम टू टाइम GST डिपार्टमेंट टैक्स पेयर से कुछ स्टैटिस्टिक्स की डिमांड करता है। ठीक है,
कुछ इन्फॉर्मेशन वो मंगवाना चाहते हैं, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन ऑफ बिलफुली फेल हो जाते हैं, जानबूझकर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं डिपार्टमेंट को जो डिमांड की गई है आपसे, तो ऐसे केस में आप पेनाल्टी के हकदार हैं और पेनाल्टी आप पे लगनी भी चाहिए, क्योंकि आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल के डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया। तो ऐसे केस में पेनाल्टी 124 में कितनी लगाई जाएगी? तो 124 में जो पेनाल्टी लगेगी फ्रेंड्स, वो लगेगी ₹10,000 और 100 रुपीज़ पर डे, जितने दिन तक आपने ये कॉन्ट्रावेंशन किया हुआ है। तो 10,000 या 100 रुपये, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25,000 तक की पेनाल्टी यहाँ पे लग सकती है। तो इस तरीके से सेक्शन 124 की पेनाल्टी यहाँ पे मूव करती है। मेरे विचार से ये बात क्लियर होगी। अब एक बात आती है कि भाई एक बात बताओ, इतनी सारी बातें आपने कर दी, मान लीजिए कोई ऑफेंस ऐसा हो गया जो इस लॉ में लिखा ही नहीं है, ठीक है, मान लीजिए हो जाती है कोई ऐसी पेनाल्टी जो लॉ में लिखने से छूट गया हो, या अभी तक मेंशन ही ना किया गया हो, या कोई अमेंडमेंट ही ना आई हो उसके संबंध में। मान लो ऐसा कोई कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है, ऐसा लॉ का उल्लंघन हो जाता है जो लॉ में मेंशन ही नहीं है उसकी पेनाल्टी, तब क्या होगा? तब गवर्नमेंट ने यहाँ कहा है कि भैया सेक्शन 125 में आके हम तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी इम्पोज कर देंगे, जिसे हम जनरल पेनाल्टी के नाम से जानते हैं, और जिसे लॉ में अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया है या लॉ में उस चीज़ का वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। तो उस पे जो है पेनाल्टी सेक्शन 125 में आपके ऊपर इम्पोज हो जाएगी, जो कि अमाउंट मैक्सिमम से मैक्सिमम इम्पोज जो होगी वो 25,000 रुपीज़ तक आपके ऊपर इम्पोज हो सकती है। होपफुली ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सेक्शन 122(1) की पेनाल्टी, सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 की पेनाल्टी, सेक्शन 122 सबसेक्शन 1A की पेनाल्टी, सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 की पेनाल्टी, सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 की पेनाल्टी, सेक्शन 123 की पेनाल्टी, सेक्शन 124 की पेनाल्टी और सेक्शन 125 की पेनाल्टी। ये इतनी पेनाल्टी के ऊपर हमने बात कर लिया है जीएसटी में जो इम्पोज होती हैं रेगुलर बेसिस पर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो अब जो है यहाँ पे बात आती है कि भाई सेक्शन 126, तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने सेक्शन 126 का जिक्र कर दिया है, ठीक है, कि 126 में जो है पेनाल्टी किन किन सिचुएशन में ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर आपके ऊपर पेनाल्टी नहीं लगा सकता है, तो स्टार्टिंग में उस चीज़ को मेंशन कर दिया गया है। तो गाइज अब हम बात करने वाले हैं आगे जो बात करेंगे पेनाल्टी के ऊपर, जहाँ पे सेक्शन 128 की बात करेंगे कि पावर टू वेव पेनाल्टी, यानी कि पेनाल्टी को वेव करने की, माफ़ करने की पावर किसे है? क्या आप बता सकते हैं? ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हालांकि अब लिखना क्या, जवाब देना मेरा यहाँ उचित बनता है, क्योंकि ये वीडियो लंबी बन रही है, तो यहाँ पे जवाब भी मैं दूंगा। तो आप ध्यान से समझिए, कोई भी जीएसटी में अगर पेनाल्टी आपके ऊपर इम्पोज होती है तो ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू वेव द पेनाल्टी, ओनली गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू वेव द पेनाल्टी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी सीजीएसटी और एसजीएसटी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। तो ये वाली बात होती है, वहाँ पे जो है ऐसा कोई ऑफिसर को जो है पावर नहीं दिया गया है। अगर गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है ऑफिसर को, जीएसटी ऑफिसर को, कि भाई इसकी पेनाल्टी को वेव कर दिया जाए या इस तरीके की लगने वाली सारी पेनाल्टी को वेव कर दिया जाए सबके लिए, तो वो सबके लिए अप्लाई हो जाता है। इस तरीके से सेक्शन 128 काम करता है, जिसका पावर गवर्नमेंट ने अपने हाथ में खुद ले रखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये ऑफिसर को दे दिया जाता पावर, तब यहाँ मैनिपुलेशन हो जाता, तब क्या करता, ऑफिसर हरेस करता आपको, वहाँ पे फिर ब्राइब वाली बात होगी, ठीक है, ब्राइब का लेन देन होगा। तो इसीलिए इस चीज़ को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में इस पावर को रखा हुआ है। तो होपफुली ये इंफॉर्मेशन, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए नेक्स्ट पेनाल्टी पे हम लोग बात करते हैं। जैसा कि पूरा जो अभियान चला हुआ है पेनाल्टी के ऊपर, तो उस अभियान को पूरा करते हैं। सेक्शन 129 की पेनाल्टी आपके ऊपर कब इम्पोज होती है, यानी कि एक टैक्सेबल पर्सन के ऊपर सेक्शन 129 की पेनाल्टी किस सिचुएशन में इम्पोज होती है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और एक बात मैं बता दूँ, सेक्शन 129 की जो पेनाल्टी है वो बड़े ताबड़तोड़ तरीके से इम्पोज कर रहा है जीएसटी ऑफिसर
रास्ते में माल को और कन्वेंस को पकड़ के, ठीक है। सेक्शन 129 इन ट्रांजिट, यानी कि सिंपल और सरल भाषा में, इन जनरल लैंग्वेज अगर मैं बात करूं तो कि आपका गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसी कन्वेंस के माध्यम से, इन ट्रांजिट है, यानी कि रास्ते में आपका गुड्स जा रहा है और ऐसी सप्लाई जो आप कर रहे हैं उसमें कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया है। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब क्या हुआ, आपने ट्रक में माल को लोड किया, ट्रक अब रास्ते में है, हिलते हिलते चल रहा है, माल सप्लाई की तरफ बढ़ रहा है, सप्लाई हो रहा है माल, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या है कि आपने कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया है। कॉन्ट्रावेंशन में क्या क्या कॉन्ट्रावेंशन हो सकते हैं, आपका ई वे बिल नहीं मेंटेन है, आपके इनवाइस प्रॉपर नहीं मेंटेन है, आपकी इनवाइस पे वैल्यू नहीं क्लियरली स्पेसिफाई है, आपकी इनवाइस पे टैक्स क्लियरली स्पेसिफाई नहीं है, आपके इनवाइस पे जो है प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन नहीं है, आपके इनवाइस पे सप्लायर का डिटेल मेंशन नहीं है, ठीक है, आपके इनवाइस पे डॉक्यूमेंट नंबर जो है स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। तो ये सारे कई सारी चीज़ें यहाँ मिला के जो है कॉन्ट्रावेंशन स्पेसिफाई किया गया है कि अगर आपका गुड्स जो सप्लाई हो रहा है इन ट्रांजिट है विद द हेल्प ऑफ द कन्वेंस, ठीक है, तो ऐसे केस में जब आपके कन्वेंस को जीएसटी ऑफिसर रास्ते में इंटरसेप्ट करता है, ठीक है, इंटरसेप्ट का मतलब रोकता है, तो अगर ये सारे कॉन्ट्रावेंशन पाए जाते हैं तब आपका गुड्स क्या होगा, डिटेंशन और सीजर की तरफ जाएगा इंक्लूडिंग कन्वेंस, यानी कि आपके गुड्स को, आपके कन्वेंस को प्लस आपके डॉक्यूमेंट्स को ऑफिसर क्या करेगा, डिटेन कर लेगा, अपने कंट्रोल में ले लेगा और उसको जब्त कर लेगा, यानी कि इस तरीके से कह लो उसे जब्त कर लेगा, सीज कर लेगा उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब वो डिटेन कर लेगा तो इसका मतलब आपकी सप्लाई वहीं पे बंद होती है, वहीं पे कन्वेंस आपका ट्रक आपका रुक जाएगा और वहीं पे जीएसटी ऑफिसर आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज करेगा। ये मानते हुए वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे, ये तो स्पेसिफाई है, क्लियर है कि आपने कॉन्ट्रावेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे वो आपसे पेनाल्टी, वो आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज करेगा। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब भी आप अपने माल को, अपने गुड्स को आप सप्लाई कर रहे हो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, तो आप पूरी तरह से वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ उसे करें, प्रॉपर ई-वे बिल के साथ उसे करें, ठीक है, या डिलीवरी चालान जो भी है उसको प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इनवाइस पे जो है गुड्स की वैल्यू, गुड्स पे उस वैल्यू पे लगने वाला टैक्स पूरा क्लियर मेंशन होना चाहिए। सप्लायर और रेसिपिएंट की प्रॉपर डिटेल, डॉक्यूमेंट नंबर, सीरियल नंबर, ऑर्डर डिटेल, परचेज ऑर्डर नंबर, सेल्स ऑर्डर नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसा कि जीएसटी लॉ में एक इनवाइस का जो स्ट्रक्चर स्पेसिफाई किया गया है, वो सारा आप क्लियरली उस पर मेंशन करिए। तो भाई ऐसे केस में अगर आपका मटेरियल गुड्स इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट अगर ऑफिसर पकड़ता है, इंटरसेप्ट करता है, तो उसे डिटेन करेगा, उसको सीज कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अब यहाँ पे क्या है, आपके ऊपर पेनाल्टी कितनी इंपोज करेगा ऑफिसर, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत हैवी पेनाल्टी इंपोज होती है, उसको ज़रा ध्यान से समझिए, क्योंकि इस सेक्शन 129 के शिकार कई लोग हो चुके हैं, ठीक है। सेक्शन 129 की पेनाल्टी के लिए वो ऑफिसर जो है ऑनलाइन पोर्टल पे ही ऑर्डर पास करता है और पेनाल्टी इंपोज करके वो जो है आपसे डिपॉजिट करवाता है कैश लेजर में, उसके बाद वो उसको रिडीम करता है पेनाल्टी के हेड में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पहली बात तो ये है कि पेनाल्टी यहाँ पे दो सिचुएशन में लगती है, ठीक है। पहली सिचुएशन ये है कि जहाँ पे ओनर जो गुड्स का है, अगर वो आगे आके ये कहता है कि भाई मैं पेनाल्टी पेमेंट करने को रेडी हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या पेनाल्टी बनेगी। और दूसरा सिचुएशन ये है जहाँ पे वो आगे आके बात ही नहीं करता पेनाल्टी जमा करने के लिए, तब क्या बात होगी, ठीक है। अगर मान लो जैसे आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया, आपका गुड्स पकड़ा गया, आप आराम से ऑफिसर के पास जाते हैं और कहते हैं जी हाँ हमने गलतियाँ की हैं, गलती की है, आप जो रीजनेबल पेनाल्टी बनती है आप हमारे ऊपर पेनाल्टी लगा दीजिए, हम जमा करके अपना सामान लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जहां पे ओनर ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ पेनाल्टी, जो गुड्स का ओनर होता है वो आगे आके खुद ही पेनाल्टी पेमेंट करने के लिए अगर राजी होता है, तो उसके ऊपर पेनाल्टी कितनी लगाई जाएगी दोस्तों,
इस पे हम बात करने वाले हैं। पहली पेनाल्टी यहाँ पे जो लगेगी वो 200% ऑफ टैक्स पेबल, यानी कि उस गुड्स को, जो आप गुड्स लेके जा रहे थे, उस गुड्स पे जितना टैक्स था, टैक्स लगा हुआ था, ठीक है, उसका 200% पेनाल्टी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के बाद ऑफिसर कहेगा ठीक है भैया, जयराम जी की आप अपना गुड्स लेके जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी पेनाल्टी लगने के बाद आप खुद ही कहोगे भैया अरे भैया अब अगली बार से हम ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगली बात ये कि मान लीजिए जो गुड्स आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो एग्जम्प्टेड गुड्स था, नॉट लाइबल टू जीएसटी था, यानी कि उस पर जीएसटी की कोई बात नहीं थी, एग्जम्प्टेड गुड्स था, टैक्स फ्री था, ठीक है, ऐसे मान लो। तो ऐसे केस में पेनाल्टी क्या उस पर लगेगी? जी हाँ, उस पर भी पेनाल्टी लगाई जाएगी। अब यहाँ पे पेनाल्टी जो है यहाँ पे कम लगेगी पहले के मुकाबले। पहले तो था कि उसके ऊपर टैक्सेबल गुड्स था वो, ठीक है, लेकिन एग्जम्प्टेड गुड्स अगर होता है तो 2% ऑफ वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस, यानी कि जितने वैल्यू का गुड्स है उसका 2% या 25,000 रुपीज विच एवर इज बताइए जरा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो कम होगा वो पेनाल्टी आपके ऊपर इम्पोज की जाएगी। आगे बात करते हैं। ये तो हो गया टैक्सेबल गुड्स और एग्जम्प्टेड गुड्स के केस में, जब ओनर ऑफ द गुड्स आगे आके खुद कहता है भाई मैं टैक्स जो पेनाल्टी है वो जमा करके मैं लेके जाना चाहता हूँ अपना गुड्स, हमें जाने दीजिए, हमसे जो पेनाल्टी वगैरह होती है वो आप ले लो। ये तो बात हो गई उसकी। अब आगे बात करते हैं जहाँ पे ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड टू पे द अमाउंट ऑफ पेनाल्टी। कहने का मतलब जो माल का ओनर है वो आता ही नहीं सामने कि यार छोड़ो कौन पेनाल्टी जमा करे। तब ऐसे केस में जो है ऑफिसर को गुस्सा आएगा, ठीक है, ऑफिसर को गुस्सा आएगा और वो तिलमिला के कहेगा मैं तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी लगाऊंगा, तुम्हारा टैक्सेबल गुड्स है, यानी कि जो माल आप लेके जा रहे हो उस पर टैक्स लगा हुआ है, जीएसटी लगा हुआ है, उसके ऊपर पेनाल्टी मैं लगाऊंगा इक्वल टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे 50% की पेनाल्टी वैल्यू पे लगेगी और 200% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो सबसे हाई होगा वही पेनाल्टी आपके ऊपर इंपोज कर देगा ऑफिसर। सर मुझे समझ में नहीं आया ये क्या बताया आपने। तो भैया यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे दो बातें हैं। ऑफिसर क्या करेगा, जो गुड्स की वैल्यू है उसका 50% निकालेगा और टैक्स का 200%, समझ गए, वैल्यू का 50% और टैक्स का 200%। अब इसमें से जो हायर अमाउंट होगा वही पेनाल्टी आपसे जमा करवाएगा वो, और खुशी खुशी आपको जमा भी करना पड़ेगा, नहीं तो गुड्स को सीज वीज करके वो डिस्पोज करेगा अपने ही लेवल पे। वो कुछ समय बाद उसका जो है ओनर गवर्नमेंट बन जाएगी उस गुड्स का, और वो उसको जो है उन्हें पौने दाम पे उसे डिस्पोज करके अपना टैक्स रिकवर कर लेंगे, ठीक है, ये वाली बात हो गई। लेकिन मान लीजिए वहीं पे अगर वो गुड्स टैक्सेबल गुड्स ना होकर अगर एग्जम्प्टेड गुड्स है, तब क्या होगा? तब यहाँ पे बोला गया कि भैया 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी कि 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस, ठीक है, कि जहाँ पे ओनर सामने आ ही नहीं रहा वहाँ पे और एग्जम्प्टेड गुड्स है, तो ऑफिसर कितनी पेनाल्टी इंपोज करेगा? 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस, वो पेनाल्टी इंपोज करेगा। लेकिन एक बात यहीं पे है, मान लीजिए एग्जम्प्टेड गुड्स है और ओनर ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड आगे आके पेनाल्टी जमा करना चाहता है, तब 2% है वहाँ पे वैल्यू ऑफ गुड्स का। जहाँ पे कम फॉरवर्ड नहीं होता, मतलब आगे आता ही नहीं वो ओनर, तो वहाँ पे 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स है। तो ये बात आप क्लियरली समझ लीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों पेनाल्टी जमा करने की क्या कैश में ही जमा करना पड़ेगा? जी हाँ, कैश में जमा करना पड़ेगा, या आप ऑफिसर को कोई बॉन्ड या गारंटी आप फर्निश करेंगे कि भाई ये गारंटी मैं दे रहा हूँ, ये बॉन्ड ले लीजिए, तो आपको वो फिर गुड्स ले जाने देगा, ठीक है। वैसे अमूमन क्या होता है कि वो कैश में तुरंत का तुरंत हाथों हाथ पेमेंट कराते हैं। वैसे जो सेक्शन 129 है इसको काफ़ी हद तक कुछ हद तक मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है कि इसका मिसयूज भी होता है। जो जीएसटी ऑफिसर्स होते हैं, टैक्स ऑफिसर, थोड़ा सा मिसयूज भी करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा जो ओपिनियन है उसके हिसाब से प्रॉपर लॉ की अंडरस्टैंडिंग ना होना,
छोटी छोटी बातों पे भी उन पे 129 की पेनल्टी इम्पोज कर देना। ऐसे जो ब्रीच हैं जो इजीली रेक्टिफिएबल हैं, यानी कि जो आसानी से रेक्टिफाई किए जा सकते हैं, उसके ऊपर भी वो पेनल्टी इम्पोज कर देते हैं। अब जो एक छोटा टैक्स पेयर है, व्यापारी है छोटा, वो क्या करेगा, वो या तो माल छोड़ के चलाए या तो पेनल्टी दे के चलाए, तो पेनल्टी इतनी लग जाएगी उस पर, उतना उसका मार्जिन भी नहीं होता उसके ऊपर, ठीक है। या अब अगर वो पेनल्टी गलत तरीके से लगाई है ऑफिसर ने, तो वो अब चले अपील करे कि भाई ऐसे ऐसे गलत तरीके से पेनल्टी लगाई गई है, अपील करे, अब उसका खर्चा भी वहन करे। तो यहाँ पे बहुत सारा, कहने का मतलब ये एक ऐसा सेक्शन 129 है जिस पे कहने का मतलब किसी हायर अथॉरिटी का जो है कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे जो रास्ते में जो टैक्स ऑफिसर्स होते हैं वो माइनर सी चीज़ों पे जो है सेक्शन 129 की पेनल्टी इम्पोज कर देते हैं। तो इसके लिए मैं दरख्वास्त करूँगा, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कृपया चीज़ों को सेंसिटिव तरीके से देखा जाए और थोड़ा सा पेनल्टी इम्पोज करने की जो सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट्स लॉ में दिए गए हैं उसके बेसिस पर ही पेनल्टी को इम्पोज किया जाए, ठीक है। तो ये हुई बात दोस्तों सेक्शन 129 की पेनल्टी के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर ये सारी पेनल्टी आप जमा कर देते हैं तो आप अपना गुड्स ले जाइए, हंसते हंसते फिर घर को ले जाइए। और उसके बाद यहाँ पे एक पेनल्टी आती है सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 की, जहाँ पे माल तो छूट गया, अब ट्रक वाला भी तो फंसा हुआ है। ट्रक वाले ने भी तो गलत तरीके से माल लेके जा रहा था, ये इंटेंशनली जानते हुए कि भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इनवाइस है पर उसमें प्रॉपर तरीके से चीज़ें मेंशन नहीं है, ट्रांसपोर्टर भी समझ रहा है उस चीज़ को, ठीक है। तो अब गुड्स तो माल तो छूट गया, अब ट्रांसपोर्ट कैसे छूटेगा, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए एक जो है वहाँ पे रिडेम्पशन फ़ाइन जो है यहाँ पे जमा करवाया जाता है कि भाई ये रिडेम्पशन फ़ाइन आप जमा कर दो और अपना ट्रक भी आप लेके चले जाओ। तो ऐसे केस में जो रिडेम्पशन फ़ाइन है वो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया, वो टैक्स जो गुड्स पे जो टैक्स बनता है, टैक्स और 1 लाख रुपीज़ विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो कम हो वो आप पेमेंट कर दो, अपनी ट्रक भी लेके चले जाओ, ठीक है। अब गुड्स अगर छूट गया आपका, ट्रक को छुड़वाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि गुड्स उतार दो भैया हम सर पे लेके जाएंगे, जाएगा तो उसी कन्वेंस से, तो कन्वेंस को भी छुड़ाना अब आवश्यक हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन में यहाँ पे जो है पेनल्टी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी इन रिलेशन टू गुड्स एज वेल एज इन रिलेशन टू कन्वेंस और ट्रक ट्रांसपोर्ट जो भी आप कह लो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुल मिला के पेनल्टी की बात होती है। होपफुली दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।